हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 9 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। 2 आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं, एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। फर्स्ट आर्टिकल और आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियाज़ अलार्मिंग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। एफडीसी कॉम्बिनेशन ड्रग के बारे में जो है आर्टिकल आया है। 2013 में मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस आर्टिकल के थ्रू हम एक मेंस का क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। इसी के साथ प्रीलिम्स का भी एक क्वेश्चन जो है एड्रेस किया जाएगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 2024 के लिए CDSCO बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में आपको प्री में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है NIC वार्निंग। इसमें हम जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है उससे रिलेटेड डेटा के बारे में बात करेंगे इस आर्टिकल में। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल है गर्भा फॉर ऑल, जो कि गर्भा को यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ अलार्मिंग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। FDC कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम के बारे में इस आर्टिकल में बात की जाएगी। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2014 के मेंस में ऑलरेडी FDC के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते क्या हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, हाईलाइट द एडवांटेज एंड कंसर्न ऑफ FDC। आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल आया क्यों है। A group of academics from India, Qatar and UK recently published a worrying new study in Journal of Pharmaceutical Policy and Practice on the volume of unapproved and even banned fixed dose combination of antibiotics that are being sold in इंडिया। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स, इंडिया, कतर और यूके के ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स ने मिल करके एक न्यू स्टडी पब्लिश की है। किस में? जनरल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी और प्रैक्टिस में। जनरल किसके ऊपर है? वॉल्यूम ऑफ अनअप्रूव्ड और बैन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, जो FDC है जो कि अनअप्रूव्ड है और बैन है, इसका जो सेलिंग हो रही है इंडियन मार्केट में, उसके बारे में ये स्टडी की गई है। क्या है स्टडी? डेटा क्या रिलीज़ किया गया है? द स्टडी डॉक्यूमेंट दैट इन द ईयर 2020 60.5 FDC ऑफ एंटीबायोटिक्स comprising 239 formulation were unapproved and another 9.9% were being sold despite being banned in the country। जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स हैं इंडियन मार्केट में 2020 में, ऐसे FDC 60% ऐसे FDCs हैं जिसको अप्रूवल ही नहीं है मार्केट में बेचने का, स्टिल वो मार्केट में है। और 9% ऐसे हैं, 9.9% और ऑलमोस्ट 10% ड्रग्स ऐसे हैं जो कि बिक रहे हैं लेकिन ऑलरेडी सरकार द्वारा बैन किए गए हैं, उसके बावजूद भी बिक रहे हैं। ये बड़ी ही चिंता वाली बात है। क्यों चिंता वाली है? So many of unapproved and banned FDC contain antibiotics is alarming because of increasing prevalence of antibacterial microbial resistance in India। ये जो FDCs हैं जो कि बेसिकली इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं मेनली ये, और एंटीबायोटिक्स जिस तरीके से यूसेज किया जा रहा है उसके कारण इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही है। वो क्या है? एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। एंटी बैक्टीरियल माइक्रोबायल रेजिस्टेंस से क्या होता है? आप जो भी एंटीबायोटिक खाते हैं वो फिर काम करना बंद कर देती है क्योंकि आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, फिर आप दवाई खाइए, वो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं और उसके कारण जो बीमारी हो रही है वो सुधरेगी नहीं, और इस केस में आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि दवाइयाँ ही नहीं लगेगी तो फिर आप लोग जो है बच नहीं सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक कोई भी दवाइयाँ है ना, बहुत ज़्यादा खाना, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खाना, अपने मन से बंद कर देना, एक दिन खाना 2 दिन नहीं खाना, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। उसके कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है और यही प्रॉब्लम के कारण जो है जो FDC का डेटा है वो बड़ा डराता हुआ
दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं एफडीसी है क्या, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते क्या हैं, यही हमारा क्वेश्चन भी था, यहाँ पर हमने इसे एड्रेस किया है। देखते हैं एफडीसी क्या है। FDC are combination of one or more known drugs and can be useful in treatment of some of disease since the combination can improve पेशेंट कंप्लायंस। ठीक है, एफडीसी क्या है, एक से ज़्यादा ड्रग जो है आप एक ही चीज़ में क्या करते हैं, डालकर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे कफ सिरप होते हैं या फिर कॉम्बी फ्लेम होते हैं या पैरासीटामोल डोलो आ गई, तो डोलो में सर दर्द भी ठीक हो गया, नाक दर्द भी प्रॉब्लम ख़त्म, और शरीर का फैटिक भी ख़त्म और बुखार भी ख़त्म, 3-4 चीज़ एक ही में। ठीक, सिरप जितने होते हैं वो सारी चीज़ों में भी यही रहता है, सर दर्द, खांसी, सारी चीज़ें एक साथ। अपने झंडू बाम की बात कर लें, एक बाम 3 काम, ये सारे क्या हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। अगर आप झंडू बाम की बात करें तो ये एडिक्टिव भी होता है, बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं सोने के लिए, है ना, नींद नहीं आ रही है बाम लगा लो, इसकी आदत पड़ना, है ना, सही नहीं है और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप यूएस यूरोप में चले जाओ तो ये सारी चीज़ें बैन है, अपने इंडिया में चल रही है, अपन गरीब लोग हैं, अपने यहाँ ज़्यादा ज़िंदगी की कीमत भी नहीं है। ठीक है, तो एफडीसीज़ के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि कंप्लायंस कराना आसान है, 3 दवाइयाँ अलग अलग देनी पड़ रही है एक पेशेंट को, सर्दी की अलग, खांसी की अलग और बुखार की अलग, वो एक दवाई भूल गया तो, है ना, वो ठीक नहीं हो पाता है। ऐसे में एक एफडीसी ले आओ और एक दवाई दे दी तो पेशेंट कंप्लायंस आसान हो जाता है। ये इसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। ठीक, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसको बात कर लेते हैं। इवन दो मोस्ट कंसिस्ट ऑफ ड्रग्स वर नोन with known safety and efficacy profile is not an easy job. All drugs have side effects and when formulated together there is a possibility that the active ingredient or even inactive ingredient may affect the way that each drug function। ठीक है, तो हर ड्रग्स को, जब भी आप कोई भी ड्रग डेवलप करते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इंडिविजुअल 2 ड्रग 3 ड्रग आपने मिक्स किया तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में बहुत टॉक्सिक ड्रग बना सकते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है और बहुत सारे एफडीसी में ये होता है कि, है ना, कॉम्बिनेशन से चीज़ें और सप्रेस भी हो जाती है, तो ये इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे, लेकिन ख़तरा भी रहता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएं। ठीक है, और इस तरीके से ये ड्रग जो है रिएक्ट करे, इसके एपीआई इस तरीके से रिएक्ट करे कि हो सकता है एक टॉक्सिक कंपाउंड बन जाए, तो दोनों ही जगह चीज़ें जा सकती है। इसलिए बिना अप्रूवल के इन ड्रग्स को मार्केट में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि रिस्क बहुत है, बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन रिस्क कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का प्रेम क्यों है, क्या इतना ज़्यादा क्यों जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में एफडीसी को प्रमोट कर रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मार्केट के कारण समझते हैं, और दूसरा लॉ ना होने के कारण। ये 2 मेन बहुत बड़े रीज़न है, अच्छे से समझते हैं। पहला क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया यूज दिस एफडीसी टू एस्केप लाइबिलिटी अंडर मल्टीपल लॉस विदाउट मच कंसर्न फॉर पब्लिक हेल्थ। वन सच लॉ इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO, अंडर विच गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल ड्रग। ठीक है, तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर सरकार इंडिविजुअल ड्रग के प्राइसेस क्या करती है, फिक्स करती है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा इस ड्रग का प्राइस। ये सारी चीज़ें कायम किसके द्वारा फिक्स की जाती है, DPCO के द्वारा। कौन फिक्स करता है, NPPA करता है। ठीक है, इसका देख लेना फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है, कौन फिक्स करता है, ये चीज़ें आप गूगल करके खुद देखेंगे, थोड़ी मेहनत खुद से भी करो, सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। ठीक, तो DPCO के अंदर इंडिविजुअल ड्रग को तो आप क्या कर सकते हैं, उसके प्राइसेस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन FDC इसके बाहर आ जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इसके बाहर आ जाता है। इसलिए FDC का ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके फिर क्या कर सकते हैं, वो हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि एक एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन, उसकी जगह एक कॉम्बिनेशन ले आए, कॉम्बिनेशन लाने से क्या हो जाएगा, उसके हाई प्राइसेस चार्ज कर लेंगे। एजिथ्रोमाइसिन तो सरकार ने फिक्स करके रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये क्या है, बेसिकली जो लॉ हैं उनको लाइबिलिटी, जो लॉ की लाइबिलिटी है उससे एस्केप करने के लिए क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी FDC का बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
दो एडवांटेजेस के बारे में बात की गई है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी को होते हैं एफडीसी के प्रमोशन से। एफडीसी को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करने से, मार्केट में लाने से जो दो एडवांटेजेस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहला एडवांटेज क्या है? द फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ bewildering वैरायटी ऑफ एफडीसी बीइंग सोल्ड इन मार्केट देयर वर नो स्टैंडर्ड सेट बाय द बॉडीज सच एज इंडिया फार्माकोपिया कमीशन फॉर टेस्टिंग दिस ड्रग्स फॉर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। तो बेसिकली एफडीसी बहुत ही कंफ्यूजिंग वैरायटी है और बहुत ज़्यादा एफडीसी यूज़ किया जा रहा है। उसके कारण जो इंडिया के बॉडीज़ हैं, इंडिया फार्माकोपिया कमीशन, उनके द्वारा कोई एक स्टैंडर्ड डेवलप नहीं किया गया है। चूँकि कोई स्टैंडर्ड ही डेवलप नहीं है तो फिर ये सवाल ही नहीं उठाया जा सकता मैन्युफैक्चरर से कि जो ड्रग बनाया गया है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। और अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी सवाल नहीं उठा सकते तो आप उनको प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, इसलिए जितने भी एफडीसी होते हैं उसकी क्वालिटी पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती हैं, ये जितने भी एफडीसीज हैं उनको प्रमोट कर रही हैं। ठीक, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा एडवांटेजेस क्या है? अगर हम बात करें एफडीसी रूट में जाने की, तो एफडीसी रूट में जाने से क्या बेनिफिट होता है? इट गिव्स इंडिविजुअल कंपनीज अ रीज़न टू चार्ज हायर प्राइस फॉर देयर ड्रग। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 फार्मास्यूटिकल कंपनी अजिथ्रोमाइसिन ड्रग बना रही है तो 20 कंपनी को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अगर 20 कंपनी में अजिथ्रोमाइसिन बनाएंगी तो इसका जो अजिथ्रोमाइसिन का चार्ज, वो प्राइस जो लगा सकते हैं ना, जो चार्ज कर सकते हैं, वो बहुत कम होगा, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा। लेकिन क्या करेंगे इन लोग? सूडो इनोवेशन के नाम पर या फिर इनोवेशन के नाम पे जो सूडो इनोवेशन इन लोग करते हैं, है ना, जो कि कोई खास इनोवेशन है नहीं, इसमें इन लोग अजिथ्रोमाइसिन को मान लीजिए किसी और ड्रग के साथ मिक्स करके एक एफडीसी बना लिया और क्लेम किया कि हमारा नया प्रोडक्ट सुपीरियर है बाकी प्रोडक्ट से। और फिर जब ये इस तरह का प्रोडक्ट बना लेते हैं और सुपीरियरिटी दिखा देते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? चार्ज करते हैं हायर प्राइसेस। अब जब तक कि सिमिलर एफडीसी मार्केट में नहीं आ जाता तब तक के ये क्या कर सकते हैं? मोनोपोली प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इसलिए ये एफडीसी रूट में जाते हैं जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है डॉक्टर्स को विलन बनाना चाहिए कि डॉक्टर ही करप्ट हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ नेक्सेस करके ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को लगता है कि अगर एफडीसी मार्केट में आया है तो सारे अप्रूवल लेके आया होगा, और अप्रूवल लेके आया है तो उसकी एफिकेसी और सेफ्टी जो है दोनों ही क्या होगी? एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही होगी और जितने भी ड्रग्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे? सेफ होंगे। तो उस हिसाब से वो क्या कर देते हैं? एफडीसी को सजेस्ट कर देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। एक ही दवाई खाए ठीक हो गया, तो उनको लगता है कि उससे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, है ना। एक दवाई खा के बंदा ठीक हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, डॉक्टर की एक दवाई खाए और ठीक हो गया। तो डॉक्टर जनरली एफडीसी प्रीफर करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि वो ये सोचते हैं अगर मार्केट में आई हैं तो जो रेगुलेटर हैं उन्होंने अपना काम किया होगा। इसलिए हम डॉक्टर को भी डायरेक्टली नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं कि जो एफडीसी है उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। 1978 में पहली बार कमेटी बनाई गई थी, उसी में ये एफडीसी का जो इशू था सामने आ गया था। ठीक है, उसके पहले अगर हम बात करें तो कॉलोनियल एरा का हमें पता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जिसके अंदर जो है सारे ड्रग की सेफ्टी और क्लिनिकल ट्रायल ये सारी चीज़ें अप्रूव की जाती है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टिंग स्टैंडर्ड ये सारी चीज़ें अप्रूव किए जाते हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती है। इसी एक्ट के अंदर सारी चीज़ें होती है। इसी के हिसाब से जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है उसी के पास सारी पावर थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल देने के लिए। ठीक, कब तक के? 1978 तक। उसके बाद 1982 में पार्लियामेंट चेंज द लॉ टू गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक ड्रग दैट लैक थेरेपेटिक वैल्यू और जस्टिफिकेशन। 1982 में अमेंडमेंट किया गया इसमें, इसी लॉ में, और केंद्र सरकार को पावर दी गई कि वो कोई भी ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को रोक सकते हैं, स्पेसिफिक ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को प्रोहिबिट कर सकते हैं अगर उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब वो अननेसेसरली मेडिसिन कोई काम की नहीं है तो उसके
कौन रोक सकती है? केंद्र सरकार। पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर थी, ठीक। लेटर इन दैट डिकेड इन 1988 द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडेड द रूल्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल न्यू ड्रग्स इंक्लूडिंग एफडीसी टू सबमिट प्रूफ ऑफ सेफ्टी एंड एफिकेसी टू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हु लीड्स द Central Drug Standard Control Organization. This amendment also made it clear that state drug controller could not grant manufacturing license for new drugs that are not approved for safety and efficacy by DGCI. ठीक है, DCGI। ठीक, तो क्या किया गया 1988 में? सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए रूल इंट्रोड्यूस किए जिसमें ये कहा गया जितने भी स्टेट के कंट्रोलर हैं वो क्या करेंगे, एफिकेसी के लिए किसके पास भेजेंगे? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रूफ भेजेंगे कि हमारा जो ड्रग है वो क्या है, जिसे हम अप्रूव कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है और उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। ये सारी चीज़ें कौन के पास जाएगी? CDSCO के पास, जिसको कौन हेड करता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पास जाएगी। जब तक ये अप्रूव नहीं करेगा तब तक के नया ड्रग इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? रूल्स रेगुलेशन में आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर है इन सारी गाइडलाइंस, इन सारे लॉज को इग्नोर करके लगातार मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर एफडीसी अब क्या किए जा रहा है? अप्रूव किए जा रहा है, और बिना किसकी सहमति के? DCGI की सहमति के। बिना DCGI की सहमति के खुद ही अप्रूवल चला रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग criminal prosecution, Ministry of Health is playing a game of hack-a-mole by constantly invoking its power under Section 26A to prohibit the manufacture of specific FDCs। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है वो डायरेक्टली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर सकती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सेक्शन 26A अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफिक FDCs को लगातार क्या कर रहे हैं? बैन कर रहे हैं। ये चीज़ें मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है। डायरेक्टली उन्हें क्या करना चाहिए? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू करना चाहिए इन मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट में, क्योंकि इन लोगों ने ही तो लॉ को क्या नहीं किया है? फॉलो नहीं किया है। ये सारी चीज़ होने के बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने लगभग 444 ऑर्डर निकाल चुके हैं 1983 से, जिसमें बहुत सारे FDCs को बैन किया गया है, मैन्युफैक्चरर को बैन कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी 2020 की बात करें, जो अभी रिसेंट स्टडी आई है, उसमें 239 अनअप्रूव्ड FDCs अभी भी बिक रहे हैं, और 10% ऐसे FDCs हैं जो पूरी तरीके से बैन हैं, वो अभी भी मार्केट में सोल्ड हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो है CDSCO। ठीक है, ये पूरा 2020, 21 और 22 जब तक के वैक्सीन बन रही थी तब तक के ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और बहुत इम्पॉर्टेंट है। UPSC प्री में आपको ये बॉडी के बारे में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या रखेंगे? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये आपको UPSC 2024 प्री में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, क्या है ये? सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग फंक्शन असाइन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। ठीक है, तो बेसिकली ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है। 1940 एक्ट के अंदर जितनी भी फंक्शंस हैं वो कौन कर रहा है? वो डिस्चार्ज कौन करेगा? CDSCO। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर। किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये समझ लेते हैं। अप्रूवल ऑफ ड्रग के लिए, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग। जो भी ड्रग होंगे उनके लिए जो स्टैंडर्ड है वो कौन निर्धारित करेगा? CDSCO करेगा। कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेड ड्रग्स। एक बार इसको और देख लीजिएगा, इसकी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से। और इसको कौन करता है हेड? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग कवर कर लेंगे। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आ गया हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है NIC वार्निंग। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है।
GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है। एक रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई है, उसका जो डेटा है रिलेटेड टू ग्लेशियर्स मेल्टिंग, वो डेटा आपके काम आ सकता है मेंस आंसर राइटिंग में। क्रायोस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी मेंस में, और आपको ये क्वेश्चन ऐसी थीम है जो रिपीट होते चली जाएगी, इसलिए ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। शुरू करते हैं आर्टिकल। द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रीसेंट रिपोर्ट द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 गिव्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ प्लानिट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, तो WMO की एक रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है, क्या नाम है उसका, ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 2020 तक, ये रिपोर्ट का नाम है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, इसमें आप ये वाली रिपोर्ट का हवाला दे दो, आपका डेटा ऐसा लगेगा थोड़ा ऑथेंटिक है। ठीक, आपको ये एक दो रिपोर्ट ऐसी याद होनी ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है डेटा याद रहता है लेकिन किस रिपोर्ट से वो याद नहीं है, तो अपन ने ये वाली रिपोर्ट डाल दी है ना, तो ऐसा लगता है कि आपका डेटा क्या है, थोड़ा ऑथेंटिक है, आपके आंसर्स में मतलब थोड़ा अच्छा लगने लगता है। ठीक, इस तरीके से थोड़ा बहुत ब्लफ किया जा सकता है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट क्या बता रही है, हमारा जो प्लानेट है उसका रिस्पॉन्स क्या है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बढ़ने से। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल राइज हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है। ठीक, द वर्ल्ड ग्लेशियर थिन बाय अप्रॉक्सीमेटली अ मीटर ईयर फ्रॉम 2011 से 2020। 2011 से 2020 के बीच की बात करें तो ग्लेशियर्स जो है धीरे धीरे पतले हो रहे हैं, मेल्ट हो के लगभग 1 मीटर प्रति वर्ष जो है पतले होते जा रहे हैं, थिन होते जा रहे हैं ग्लेशियर्स। व्हेन कंपेयर्ड अक्रॉस डिकेड्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट रीजनल वेरिएबिलिटी, but overall pattern remains that glacier in all the region of the world are becoming smaller। अगर हम अलग अलग जगह में देखें तो थोड़ी बहुत रीजनल वेरिएबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होके छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, इन अफ्रीका ग्लेशियर ऑन रुवेंजोरी माउंटेन एंड माउंट केन्या आर प्रोजेक्टेड टू डिसअपियर बाय 2030। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। ठीक, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से माउंट केन्या कब प्रोजेक्ट किया जा रहा है डिसअपियर होने का ग्लेशियर का, 2030 में, और किलिमंजारो में कब किया जा रहा है, 2040 में। किलिमंजारो के जो ग्लेशियर्स हैं वो 2040 तक पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे। द रिपोर्ट पॉइंट्स टू रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रो ग्लेशियर लेक्स एंड द लाइकलीहुड ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो GLOF हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अभी सिक्किम में इस तरह के फ्लड देखने को मिले थे जिससे बहुत ज़्यादा विध्वंस हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस हुआ था। यही चीज़ें जो हैं रिपोर्ट में हाईलाइट की है कि ये चीज़ें आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है। द फ्यूरी ऑफ GLOF इवेंट वॉज ब्रॉट होम दिस ईयर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ चुंगथांग डैम इन सिक्किम आफ्टर द साउथ लोनाक लेक फ्लडेड फ्रॉम मेल्टिंग ग्लेशियर ट्रिगरिंग अ कैटास्ट्रॉफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो यही हम लोग बात कर रहे थे, सिक्किम में जो हुआ है उसी के बारे में ये लिखा गया है। ठीक, एज द करेंट रेट ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू सी टेम्परेचर इंक्रीज बाय 2.5 to 3 डिग्री बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, द वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर इज़ फोरकास्ट टू डिक्लाइन एनीवेयर फ्रॉम 55 to 75%। ठीक है, अभी जितने हैं अभी के हिसाब से लगभग आधे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे अगर 2.5 से 3 डिग्री तक के क्या होता है, 3 डिग्री तक टेम्परेचर राइज़ होता है, जो कि लग रहा है कि इतना टेम्परेचर तो राइज़ होगा। 1.5 डिग्री टारगेट किए हैं पेरिस एग्रीमेंट में, पॉसिबल नहीं लग रहा है, कम से कम 3 डिग्री तक जाएगा और आधे ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। दिस मीन्स अ शार्प रिडक्शन इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ठीक है, तो आने वाले समय में फ्रेश वाटर सप्लाई का भी रिडक्शन होने वाला है बाय 2050। ये सारी चीज़ें हम फेस करेंगे। जब मेल्टिंग होगी तो इनिशियली आप देखेंगे फ्रेश वाटर सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन सारा पानी उतनी ज़रूरत तो होती नहीं, हमें थोड़े पानी की ज़रूरत होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए। सारा पानी कहाँ चला जाएगा, समुद्र में। ये मेल्ट होके, ये मीठा पानी है ना, ग्लेशियर्स में कौन सा होता है, मीठा पानी। ज़्यादा पानी बह के कहाँ निकल जाएगा, समुद्र में। तो हमको क्या होगा, नुकसान। 2050 के आसपास आपको देखने मिलेगा जो हमारी रिवर्स है वो सूख जाएगी, जो गंगा है, इंडस है, जो ब्रह्मपुत्र है, ये सारी रिवर्स सूखने लगेगी और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेनफॉल के ऊपर, जो कि बहुत ही अब क्या हो गया है,
बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गए हैं और इनडिटर्मिनेट हो चुका है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। डिस्पाइट अवेयरनेस ऑफ द रिस्क पोज्ड बाय द हिमालय ग्लेशियर देयर इज़ नो अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द लाइक्लीहुड ऑफ GLF इवेंट। इसमें आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये चीज़ें हमें पता है कि GLF कितना तेज़ी से ये इवेंट बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में, फिर भी अर्ली वार्निंग सिस्टम के जो है अभी तक नहीं लगाए गए हैं हिमालय में। ठीक है, तो जैसे कि साइक्लोन है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, इसमें वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, इसी तरीके की रिस्क को हमें कंसिडर करना पड़ेगा GLOF के लिए, और इसमें भी जो है काम करने की ज़रूरत है। क्या क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बनाएं। ठीक है, उसके बाद मैपिंग करें जो भी वनरेबल एरियाज़ हैं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें जो लोगों की जान बचा सकती है। ठीक है, तो GLOF पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये आने वाले समय में बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। जितना हम अर्थक्वेक पे फोकस कर रहे हैं, साइक्लोन पे कर रहे हैं, उतना ही GLOF पे करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आ गया हो। हमारा लास्ट आर्टिकल है गर्भा फॉर ऑल। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्ट एंड कल्चर में गरबा के बारे में क्या हुआ है, क्यों न्यूज़ में आया है। गरबा को, जो कि फोक डांस है गुजरात का, अब उसे यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। शुरू करते हैं आर्टिकल। द गरबा जॉइंट अदर इंडियन डांसेस सच एज कलबेलिया फोक डांस ऑफ राजस्थान, छऊ फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, संकीर्तन फ्रॉम मणिपुर एंड मुडियट्टू फ्रॉम केरला ऑन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, becoming another representative of the richness of Indian performing art tradition। ठीक है, तो यूनेस्को लिस्ट में 5 डांसेस आ गए। ये आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, प्री में इसी तरह का क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? छऊ कहाँ पर है? झारखंड, ऐसे दे देगा। ठीक है, कलबेलिया राजस्थान, थर्ड मुडियट्टू तमिलनाडु, फोर्थ संकीर्तन असम, फिफ्थ गरबा गुजरात। ठीक, उसके बाद आजकल 1 2 3 डायरेक्ट एलिमिनेशन लगना बंद हो गई है। ओनली 3 करेक्ट, ओनली 4 करेक्ट, ओनली 5 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, इस तरह का आपको ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है इन डांसों में कौन कौन से ऐसे हैं जो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्री में आ सकता है। प्लीज़ इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें कोई एग्जिस्टेशनल थ्रेट नहीं है गरबा को। ठीक है, गरबा अडॉप्ट किया गया है सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में। नवरात्रि के समय अगर आप देखें तो नवरात्रि में बहुत स्पेशल ओकेजन होता है नवरात्रि हिंदूज़ के लिए, और उसमें 9 दिनों में गरबा 7वें 8वें 9वें दिन जो है खेला जाता है। ऑलमोस्ट सारे लोग, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, हिंदू धर्म के सारे लोग जो है जनरली गरबा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई ऐसा एग्जिस्टेशनल थ्रेट नहीं है, इंक्लूसिव कैरेक्टर है। लेकिन एक दो चीज़ें यहाँ पर चिंता की बात जो है बताई गई है, वो क्या है? रिसेंटली ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जो हिंदूज़ हैं, अपर हिंदूज़ हैं, उन्हीं के लिए गरबा परफॉर्मेंस रखी गई थी, और जो दलित लोग थे उनको इस पर्टिकुलर इवेंट में अटेंड करने से मना कर दिया गया था। तो हम चाहते हैं कि जो गरबा है वो कंटिन्यू टू थ्राइव करता रहे, आगे बढ़ते रहे, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता रहे। तो हमें इस तरह के इवेंट्स के बारे में सीरियसली ध्यान देने की ज़रूरत है और इन्हें रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, गरबा की अगर बात करो तो गरबा जो है पिछले कई सदियों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। कैरेक्टर थोड़ा बहुत बदल गया है, बॉलीवुड के डांसेस और बॉलीवुड के गाने ज़्यादा यूज़ होने लगे, पर बाय एंड लार्ज गरबा अभी भी सेम ही है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।